Good morning, students. Today we will discuss our exercises further. Now, in a previous class we finished at page number 6. Now we have to start from the same page number because all the questions we did not solve on the same day. So today we will start with question number 3 of page number 6, which I have already written on the board. On page number 6, total there are 4 questions. Out of 4, 2 questions we already did in our previous class, that is question number 1 and 2. Now today we have to start with question number 3, A part. Reasons we have to give in this question. A gas fills completely the vessel in which it is kept. ये क्वेश्चन हम पहले भी इसका आंसर दे चुके हैं क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन पहले भी आया है, बट मैं इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट कि एक गैस को जिस कंटेनर में डालते हो उस कंटेनर को वो कंप्लीटली फिल कर देती है. रीजन आपको पता ही है, क्योंकि जो गैसेस स्टेट होती है उसमें पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है. पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत कम अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं. इंटर पार्टिकुलर स्पेस ज्यादा होती है. ठीक है, पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. और इन लार्ज इंटर पार्टिकुलर स्पेस में पार्टिकल्स इजीली रैंडमली फ्रीली इधर उधर मूव करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, जिसकी वजह से उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है. वो बहुत आसानी से डिफ्यूज मूव कर जाते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. तो जैसे किसी कंटेनर में आपने गैस डाली तो उस गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनका इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम, वो एक दूसरे को बहुत कम अट्रैक्ट करेंगे तो वो दूर दूर चले जाएंगे. इंटर पार्टिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा जिसमें वो रैंडमली इजीली फ्रीली इधर उधर मूव करेंगे तो उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो बहुत इजीली फ्रीली फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूज कर जाएंगे. रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा तो वो उस कंटेनर के हर एक पार्ट में, हर एक कॉर्नर में, हर एक रीजन में डिफ्यूज मूव कर जाएंगे और उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देंगे. So this is how a gas fill the container completely in which it is kept. Now B part, a gas exerts pressure on the walls of the container. कोई भी गैस है जिस भी कंटेनर में आप उसे डाल रहे हो उस कंटेनर की वॉल पर वो एक प्रेशर लगाएगी. बिल्कुल लगाएगी. क्यों? क्योंकि आपने एक कंटेनर में गैस डाली. आप सबको पता है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है. वो एक दूसरे को काफी कम अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो दूर दूर चले जाते हैं. इंटर पार्टिकुलर स्पेस आप खुद देख सकते हैं कितना ज्यादा है, जिसमें वो इजीली रैंडमली फ्रीली मूव करते हैं इधर उधर. ठीक है, तो इतना इजी फ्री रैंडम मूवमेंट होता है, इतना तेजी से इजीली फ्रीली इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे मूव करते हैं ये. तो जब ये इतना रैंडम मूवमेंट करते हैं इधर उधर तो ये पार्टिकल एक दूसरे से भी टकराते हैं, कोलाइड करते हैं. ठीक है, और कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं. और जब कंटेनर की वॉल से कोलाइड टकराते हैं तो कंटेनर की वॉल्स के यूनिट एरिया पे क्या लगाते हैं? फोर्स. और आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जब यूनिट एरिया पे फोर्स लगता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेशर. तो इस तरह से गैसियस पार्टिकल्स क्या अप्लाई करते हैं? प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट. तो ये बात ध्यान रखिएगा. ओके, सो इन गैसियस स्टेट पार्टिकल्स हैव least interparticular force of attraction. That is why they attract each other with least force. So they are far from each other. They have great interparticular space
and in that large interparticular spaces they move easily, randomly, freely here and there. Due to this random movement they collide with each other and they also collide with the walls of the container. In this way they apply force on the unit area of the wall of the container, resulting in pressure. Now C part, a wooden table should be called a solid. एक वुडन टेबल को हम सॉलिड कहेंगे और कहा जाना चाहिए. बिल्कुल सही है, एक वुडन टेबल को आप सॉलिड ही कहोगे और इट शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, और इसको सॉलिड ही कहा जाना चाहिए. क्यों? रीजन दीजिए. तो देखिए, अ वुडन टेबल हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, अ वुडन टेबल कांट फ्लो. थर्ड पॉइंट, अ वुडन टेबल कांट बी कंप्रेस्ड. और ये सारी प्रॉपर्टीज किस में होती हैं? सॉलिड में. सो द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वी कैन से इट इज अ सॉलिड और इट शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. तो ये बात ध्यान रखना, एक वुडन टेबल को हम सॉलिड कहेंगे, उसे सॉलिड कहा जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. वो है, एक वुडन टेबल का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, एक वुडन टेबल फ्लो नहीं कर सकती, एक वुडन टेबल कंप्रेस नहीं हो सकती. ठीक है. तो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इन्हें वुडन टेबल को सॉलिड कहेंगे क्योंकि सॉलिड में होती है प्रॉपर्टीज. डी, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट. देखिए, एयर में आसानी से आप अपना हाथ मूव, वेव करवा सकते हो, हिला सकते हो, मूव कर सकते हो. लेकिन अगर आपके पास एक सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड है, मतलब एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, और आपसे कहा जाए कि इसके बीच में हाथ मूव करवा के दिखाओ, तो आपको एक कराटे एक्सपर्ट होने की जरूरत है. ठीक है. आप नहीं करवा पाओगे. रीजन सिंपल है. एयर क्या है? इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी एयर गैसेस स्टेट में होता है. पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है और उसमें आप अपना हैंड मूव करवा सकते हो. लेकिन अ पीस और अ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा क्या है? सॉलिड है, जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड. इंटरपार्टिकुलर स्पेस क्या होती है? बहुत कम, और उसमें आप अपना हैंड मूव नहीं करवा सकते. सो दिस इज द रीजन दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो एयर इज इन gaseous state, and in gaseous state particles are far from each other. They have large interparticular space between them in which we can move our hand. But in a log of wood, which is a solid, particles are tightly packed, have least interparticular space in which we cannot move our hand. Fourth, liquid generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. आपने देखा होगा, देखा भी है और मैंने बताया भी है कि डेंसिटी वाइज सॉलिड में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है. कहने का मतलब लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है. तो जब लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है? क्योंकि आपने अपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है, वो फ्लोट करेगा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सिंक कर जाएगा. और नहीं पता तो अब समझ लीजिए, जिसकी डेंसिटी कम होती है, जो कम घना होता है या यूं कहूं हल्का होता है, वो फ्लोट करता है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जो ज्यादा घना होता है, भारी होता है, वो सिंक, डूबता है. तो इस अकॉर्डिंग तो ठीक है, वाटर क्या है? लिक्विड, और लिक्विड होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कम. और आइस क्या है? सॉलिड, और सॉलिड होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा. तो जिसकी ज्यादा डेंसिटी है, जैसे कि आइस, वो
जिसकी कम डेंसिटी है जैसे कि वाटर, उसमें फ्लोट नहीं करना चाहिए बल्कि सिंक, डूबना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप शरबत बनाते हो, उसमें पानी डालते हो, फिर आइस डालते हो, आइस तो फ्लोट करती है जबकि आइस सॉलिड है। उस अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी लिक्विड वाटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो सिंक, डूबना चाहिए। वो फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है, स्पेशल केस है। कैसे? आइस सॉलिड होते हुए भी उसकी डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम होती है। तो ये बात ध्यान रखना। वैसे जनरली ये होता है कि लिक्विड की डेंसिटी कम होती है और सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, बट ये एक एक्सेप्शनल स्पेशल केस है जहां सॉलिड आइस की डेंसिटी कम है और लिक्विड वाटर की डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी सॉलिड आइस बर्फ होती है उसमें वैकेंट स्पेसेस होती है, खाली जगह होती है, जिससे यूनिट वॉल्यूम में उसका मास कम हो जाता है। यूनिट वॉल्यूम में मास कम हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से सॉलिड आइस की डेंसिटी लेस होती है, लोअर होती है देन लिक्विड वाटर, और ड्यू टू दिस फैक्ट सॉलिड आइस being less denser than water floats over the surface of water. Now coming to page number 9, question number 1, convert the following temperature to Celsius scale। नीचे जो आपको टेम्परेचर दे रखा है वो केल्विन में है, उसको आपको सेल्सियस में चेंज करना है। मैंने आपको बताया था अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो आप करेंगे, जो भी केल्विन दे रखा है जैसे 300, उसमें -273.15 होता है, लेकिन राउंड फिगर में आप 273 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह बी पार्ट है 573 केल्विन, जो आप खुद करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया था अगर आपको टेम्परेचर दे रखा है केल्विन में और उसे आपको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन टू डिग्री सेल्सियस के लिए आप जो भी केल्विन आपको दे रखा है उसमें से 273.15 राउंड फिगर में 273 ले लीजिएगा, माइनस कर देना, तो आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा। ठीक है, हियर 300 केल्विन इज गिवन, डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए -273 मैंने किया। ठीक है, तो कितना आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बी पार्ट है 573 केल्विन, इसको आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे, क्या करेंगे -273 और फिर आंसर लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी। इसके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल, उबलने लगता है और लिक्विड से गैसियस वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। तो जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होने लगता है तो 250 डिग्री सेल्सियस तो बहुत आगे जाके आता है, तो इसमें तो वो कौन सी स्टेट में होगा, ऑब्वियस है गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में, क्योंकि जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होके लिक्विड से गैस में, वेपर में चेंज होता है, वो उससे कहीं ज्यादा 250 डिग्री सेल्सियस पे तो गैसियस वेपर स्टेट में होगा।
नाउ दिस इज ए पार्ट, अब बी पार्ट है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे अभी अभी हमने बात की थी, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल उबलने लगता है और लिक्विड से किस में चेंज होता है, गैस में। यानी कुछ वाटर लिक्विड होता है और कुछ वाटर गैस बन जाता है। यानी कि इस टेम्परेचर पे वाटर, लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में को एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जहां पे वो बॉईल होके लिक्विड से गैस में चेंज होने लगता है। यानी कुछ वाटर, ठीक है, लिक्विड रहता है जो बॉईल हो रहा है और कुछ गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यह इस टेम्परेचर पे लिक्विड और गैस बोथ फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर को एग्जिस्ट।